जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 जो आई है उसके लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ। स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट है ये आपका। 11 मॉक टेस्ट है ये। 10 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। बहुत कुछ आपको नॉलेजेबल चीज़ें जानने को मिली होंगी और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ये आज 2023 का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2023 की ये क्लास है। 2023 में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा होगा आपने, बहुत बदलाव देखा होगा। तो एक नई शुरुआत का प्रण लें। कल आपका एक नया दिन नए साल का होगा, तो उसमें आप अपने आप से एक वादा करें कि आपका जो भी एग्ज़ाम है आप उसमें अपना 100% देंगे और जहाँ तक कोशिश होगी आप वहाँ तक अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहले की तरह कुछ क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो 3 या 4 क्वेश्चन इसमें रिवीजन है जो आपके प्रीवियस क्लासों में आप कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा है किसकी है? आपके ऑप्शन है पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये आत्मकथा है किसकी? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दोस्तों, गांधी जी की एक किताब और याद रखिएगा, पाथवे टू गॉड। ये भी बहुत आती है एग्जाम में, पाथवे टू गॉड। ये किसने लिखी है? तो ये किताब भी गांधी जी की किताब है, पाथवे टू गॉड। क्लियर दोस्तों? और गांधी जी की एक किताब और है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज भी आपको याद रखनी है। क्लियर दोस्तों? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें महात्मा गांधी की। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे? कब बने थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। और ये सेशन कब था? जवाब होगा बेलगांव में। बेलगांव सेशन हुआ था कर्नाटक में। तब एक बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। गांधी जी की समाधि राजघाट है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है एक ऑप्शन में डॉक्टर BR अम्बेडकर, वेटिंग फॉर वीज़ा, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। वेटिंग फॉर वीज़ा ये किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। अच्छा, क्या आपको पता है कि अम्बेडकर की जो समाधि है उसका नाम चैत्य भूमि है? अम्बेडकर की जो समाधि है उसको हम चैत्य भूमि बोलते हैं। ये आप याद रखना, एग्जाम में आता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनकी एक किताब है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी क्या है? दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी, ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, आप कर चुके हैं इसको। आपके ऑप्शन है बेलग्रेड, नोमपेन, निकोशिया या मॉस्को। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नोमपेन। नोमपेन कंबोडिया की राजधानी है और कंबोडिया की मुद्रा को क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं, रियल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मुद्रा है इसकी रियल, राजधानी है नोमपेन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है, दलासी किस देश की मुद्रा है? दोस्तों, दलासी जो मुद्रा है वो किस देश की है? आपके ऑप्शन है मोरक्को, जाम्बिया, कनाडा या आर्मेनिया। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जाम्बिया की राजधानी, जाम्बिया की मुद्रा है दलासी। क्लियर दोस्तों? अच्छा दोस्तों, जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तीरंदाजी, वॉलीबॉल, कबड्डी या क्रिकेट। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे तीरंदाजी की, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो तीरंदाजी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने सबके ऑप्शन जो भी लिखे थे उनके आंसर लिख दिए हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कबड्डी, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है। ठीक है, सॉरी मैंने कबड्डी बोल दिया। क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है, कबड्डी बांग्लादेश का है, तीरंदाजी भूटान का है, वॉलीबॉल नेपाल का है। क्लियर दोस्तों? अच्छा दोस्तों, नेपाल के बारे में आप याद रखिएगा, भारत और नेपाल
भारत और नेपाल की जो सीमा रेखा है ना, इसकी लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। तो ये आप याद रखना, भारत और नेपाल के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है उसकी लंबाई 1751 किलोमीटर है। क्लियर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? दोस्तों धुआंधार झरना जो बनता है ना, वो कौन सी नदी बनाती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है, तो ओंकारेश्वर बांध जो है ना, ये आपका नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? दोस्तों गैलेना जो अयस्क है वो किस धातु का है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, लेड। लेड का अयस्क है गैलेना, तो ये अब आप याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि लेड का संकेत जो होता है अवर सारणी में पीबी होता है? तो पीबी जो है वो लेड का संकेत होता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कॉपर माइंस कौन सी है? खेतड़ी। तो ये आप याद रखना, भारत में कॉपर की सबसे प्रसिद्ध खदान है खेतड़ी, और ये राजस्थान में आती है। तो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये यहाँ से कॉपर निकलता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1855 में भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों भारत की पहली जूट मिल जो स्थापित हुई थी वो हुई थी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और ये पश्चिम बंगाल में जगह कौन सी थी? रिषड़ा। रिषड़ा एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, जूट के बारे में बात करें तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। गोल्डन फाइबर किसे बोला जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों दाचीगाम का मतलब क्या होता है? दाचीगाम का मतलब है 10 विलेज, 10 गांव। दाची मतलब 10 और गांव मतलब गांव, तो 10 विलेज इसका मतलब होता है। ठीक है, दाचीगाम 10 विलेज। अच्छा, नेशनल पार्क पूछा है कि आपके कहाँ है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा आपका जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम नेशनल पार्क। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचीगाम नेशनल पार्क नेचुरल हैबिटेट है किसका? हंगुल हिरण का। हंगुल हिरण की प्रजाति है जो भारत में दाचीगाम नेशनल पार्क में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है, इसमें जम्मू शहर किस नदी के किनारे है? जम्मू शहर किस नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे है। ये बहुत आता है एग्जाम में, जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे? तो तवी नदी के किनारे है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नया क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति का प्रावधान करता है? दोस्तों राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति कौन से आर्टिकल में आती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 213। राज्यपाल की जो ऑर्डिनेंस पावर है वो आर्टिकल 213 में दी गई है। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से आया? तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है राज्यपाल का पद। क्लियर दोस्तों। तो राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर जो है वो किसके कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 213 में आती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा है? तो कभी भी अंबेडकर को टिक मत करना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान की जो लिपि है वो कॉपी है वो नहीं लिखी। किसने लिखी फिर? तो भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, आपसे पूछी गई थी राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 213। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में कानून का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शन है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फ्रांस। तो कानून के शासन की अवधारणा कहाँ से ली दोस्तों? सही जवाब होगा आपका यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, यूके से ली गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें जर्मनी के ऑप्शन लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी की संसद का नाम क्या है? तो जर्मनी की संसद का नाम है बुंडसटैग।
बुंडसटैग ये जर्मनी की संसद का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत आता है एग्जाम में। बुंडसटैग किस देश की संसद है, तो जर्मनी की संसद का नाम है बुंडसटैग। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है अमेरिका। अमेरिका जो है ना, ये दुनिया का पहला देश था जिसने लिखित संविधान बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। फ्रांस, अब अच्छा फ्रांस के बारे में एक याद रखना, दुनिया में सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ आते हैं, दुनिया में सर्वाधिक टाइम जोन वो फ्रांस में आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है, वो फ्रांस है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, ये कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों थॉमस कप ये किस खेल में होता है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, बैडमिंटन। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा थॉमस कप बैडमिंटन संबंधित है। अच्छा, थॉमस कप के अतिरिक्त आपको एक कप और याद रखना, उबेर कप, उबेर कप। तो आप बताइए कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है, कमेंट में अपना आंसर पिन कीजिएगा कि उबेर कप किस खेल में खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक लिखी गई है वो किसने लिखी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जो जयंती होती है वो 11 नवंबर को आती है। भारत में 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, और किस रूप में मनाते हैं हम, शिक्षा दिवस के रूप में, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, याद रखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करें इससे पहले एक ऑप्शन में लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक, इनकी किताब आपके एग्जाम में आती है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने। और एक किताब और आपकी एग्जाम में आएगी इनकी, द ओरियन। तो ओरियन और गीता रहस्य दोनों किताबें किसने लिखी हैं, जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक ने। लाला लाजपत राय की सबसे प्रसिद्ध किताब है द अनहैप्पी इंडिया, द अनहैप्पी इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, लाला लाजपत राय ने लिखी है द अनहैप्पी इंडिया। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न, चेराम किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन है नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो चेराम डांस को हम और क्या बोलते हैं, बेम्बू डांस। ये बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है, बेम्बू डांस भी कहा जाता है इसे। तो चेराम कहाँ का है, आपका ऑप्शन डी सही जवाब है, मिजोरम का डांस है चेराम। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मिजोरम जो है ना, मिजोरम को और क्या बोलते हैं हम, मिजोरम को लुसाई हिल भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि किस राज्य का दूसरा नाम क्या है, लुसाई हिल, तो मिजोरम को लुसाई हिल भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि लुसाई हिल्स किस राज्य का नाम है, तो जवाब होगा मिजोरम। और भारत में मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है, तो मोलेसिस बेसिन भी मिजोरम का ही नाम है, मोलेसिस बेसिन। ठीक है, मोलेसिस बेसिन। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो अरुणाचल में, लेकिन दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, यहाँ पे एक याद रखना, यहाँ पे नेशनल टाइगर रिजर्व दम्पा, तो दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मिजोरम में है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। तो चेराम डांस पूछा गया था, मिजोरम का डांस है, ये आपसे पूछा जाए तो आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका नागालैंड, नागालैंड का ना एक त्यौहार बड़ा फेमस है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है। दोस्तों अम्बुबाची मेला एक मंदिर में लगता है, और इस मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर, देवी कामाख्या मंदिर। तो और ये मंदिर किस शहर में है भारत के, तो ये आपका गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पर, आपका असम की बात हो रही है। ठीक है, तो अम्बुबाची मेला असम में लगता है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बोडो भाषा भारत में कहाँ बोली जाती है, तो असम की ही भाषा है बोडो भाषा, असम की भाषा है बोडो, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है, बोडो भाषा असम में बोली जाती है। क्लियर। तो अम्बुबाची मेला
असम में लगता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा है? इजी क्वेश्चन है। अयोध्या शहर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, तो जवाब होगा ऑप्शन सी, सरयू नदी के तट पर बसा है अयोध्या शहर, सरयू नदी। अच्छा, गोमती नदी लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी, यमुना आगरा, रामगंगा नदी कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बीटी कल्चर का संबंध है, दोस्तों बीटी कल्चर किससे संबंधित है हमें बताना है। आपके ऑप्शन है सब्जी की खेती, मछली पालन, अंगूर की खेती या रेशम कीट पालन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अंगूर की खेती से संबंधित है बीटी कल्चर। दोस्तों रेशम कीट पालन क्या होता है? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन कैसे संबंधित है? तो वो सेरीकल्चर होता है। बाकी पीसी कल्चर किससे होता है? तो पीसी कल्चर होता है आपका मछली पालन से, पीसी कल्चर मछली पालन। क्लियर। सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर होता है। बीटी कल्चर हम बता चुके हैं। बीटी कल्चर कौन सा? तो अंगूर की खेती। क्लियर, तो इसका सही जवाब आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? इसका सही जवाब है आपका 1973, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी आप याद रखना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को होता है, टाइगर डे 29 जुलाई। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, मोजाम्बिक देश की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों आपके ऑप्शन है बोलीवर, फॉरिन टका या मेटिकल। दोस्तों इसको आप मेटिकल कर लेना, ये टे है, ठीक है, ये डे बन गया है, मेडिकल नहीं है, मेटिकल है ये। तो मोजाम्बिक देश की मुद्रा कौन सी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, मेटिकल। मेटिकल ही मोजाम्बिक देश की मुद्रा है। अच्छा, फॉरिंट किसकी है? फॉरिंट हंगरी की मुद्रा है, फॉरिंट मुद्रा हंगरी की है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, तो ये भी आप याद रखिएगा। बोलीवर, बोलीवर मुद्रा किसकी है? वेनेजुएला की, वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। ठीक है, सारे मैंने लिख दिए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए भारतीय पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1948 की बात है, 17 सितंबर, जब भारत की जो सैन्य है मतलब सैन्य ताकत है, जो भारत की सेना थी, उसने ऑपरेशन पोलो चलाया था हैदराबाद रियासत को कैप्चर करने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत पे चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है? तो आप याद रखिएगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और भारत में पर्ल सिटी, सिटी ऑफ पर्ल, पर्ल मतलब क्या? मोती। तो पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? जवाब होगा आपका हैदराबाद को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी, केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और ये अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखी जाती है यहाँ पे, तो ये आप याद रखना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल। अच्छा, केरल में ना आपको याद रखना पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व, तो ये आपका केरल में है। क्या आप बता सकते हैं कि जो केरल है, केरल की राजभाषा क्या है? केरल की राजभाषा है मलयालम। केरल की जो राजभाषा है वो कौन सी है? मलयालम है। आपसे पूछा गया है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो केरल में है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं केरल के बारे में, केरल का एक उपनाम है द लैंड ऑफ आउन गॉड, द लैंड ऑफ आउन गॉड, भगवान का अपना देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, द लैंड ऑफ आउन गॉड ये किस राज्य का उपनाम है? तो जवाब होगा आपका केरल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो केरल है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अरब सागर से इसकी सीमा लगती है, जो जलीय सीमा है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो मतलब कह सकते हैं कि नारियल आज के टाइम में होता है वो केरल में ही होता है। ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ना एक डांस याद रखिएगा, लावणी, ये बड़ा फेमस डांस है, लावणी डांस। केरल का एक डांस मैं बता दूं आपको, थय्यम, केरल का डांस है आपका थय्यम, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गुजरात का, गुजरात का डांस याद रखना, टिप्पानी, टिप्पानी, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये भी एक हल्का क्वेश्चन है जो आलिया भट्ट भी बता देगी। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? ऑप्शन ए,
कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है। और ये जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध इसी पर स्थित है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से ये निकलती है। और गोदावरी नदी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा किसे कहा गया है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कावेरी जो है ना, ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है। सदा नीरा मतलब पूरे साल भर जिस नदी में दक्षिण भारत में पानी रहता है वो कौन सी है? तो एकमात्र सदा नीरा नदी, एकमात्र पेरेनियल रिवर वो है आपकी कावेरी नदी। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा नहीं, दक्षिण भारत की गंगा। दोबारा सुन लीजिए, दक्षिणी गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ठीक है। और कावेरी एकमात्र नदी है दक्षिण भारत में जो पूरे साल भर बहती है। क्लियर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 17। सही जवाब होगा आपका अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अनटचेबिलिटी जो है वो कौन से आर्टिकल में इसका अबोलिशन है? तो जवाब होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 21 ये राइट टू प्राइवेसी या राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। ये कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी है आपकी ऑप्शन बी ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, ब्रुसेल्स। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? दोस्तों, भारत के पहले उपग्रह का नाम है ऑप्शन डी आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। तो ये आप याद रखिएगा। भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, क्या भारत की कोई स्पेस एजेंसी है? हाँ, अब तो कई सारी प्राइवेट भी आ गई हैं। तो लेकिन भारत में जो सरकारी स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। इसरो कब बना था? तो 1969 में बना था इसरो, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन, अर्थात कहने का मतलब है कि पुलिस सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन मनाया जाता है। दोस्तों, ये नया दिवस है, ये पुलिस के लिए शुरू किया गया है। पुलिस का कॉपरेट करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये दिवस होता है आपका ऑप्शन डी 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन, पुलिस सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अच्छा, हम बात करें यूपीपी की, तो यूपीपी का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। तो ये टैगलाइन भी आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, द हैग, पेरिस। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन द हैग। नीदरलैंड का एक शहर है द हैग, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो आपका लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। जो पेरिस शहर है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। साथ साथ आपको याद रखना है FATF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो भी पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन, इसका मुख्यालय भी पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन। क्लियर दोस्तों। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं, ये सब पेरिस से संबंधित है। आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग। तो दोस्तों, ये था आज का
एक कड़ाकेदार मॉक टेस्ट लगभग हमने 25 क्वेश्चनों का अभ्यास किया। 25-26 क्वेश्चन इसमें शामिल थे। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास के लिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो आशा करता हूँ कि ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। तो मेरे साथ इन्हीं चीज़ों को लेके बने रहिएगा, ठीक है। आज मैं एक और मॉक टेस्ट अपलोड करूँगा, बहुत अच्छा लेके आऊँगा। तो करंट अफेयर की क्लास भी मैं लेके आऊँगा शाम को, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मेरे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ में। तो मेरे जितने भी मतलब सब्सक्राइबर हो रहे हैं वो आपकी मोटिवेशन से हो रहे हैं। आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अच्छा मोटिवेशन मुझे मिल सके। तो मिलता हूँ फिर आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।